बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम टू फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में हम बारी बारी सारे सवालों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये याद रखना कि हमारे पास दो करेंसीज होती हैं। इसमें एक हमारे पास फंक्शनल करेंसी होती है, या उसको होम करेंसी भी कहते हैं, और एक हमारे पास जो है वो फॉरेन करेंसी होती है, जिससे हम फॉरेन सप्लायर को पैसे देते हैं। या अगर हम हमारा फॉर एग्जांपल बाहर कोई बायर है, तो उससे हमें पैसे लेने होते हैं फिर, ठीक है, तो वो फॉरेन करेंसी के अंदर होते हैं। तो बेसिकली उसको हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, होम करेंसी में। तो दो करेंसीज होती हैं यहाँ पर, एक फॉरेन करेंसी, एक होम करेंसी को फंक्शनल करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बारी बारी सारे सवालों को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है, एस्टन हैज अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर, ऑन 25 Feb एस्टन बॉट गुड्स फ्रॉम एन अमेरिकन सप्लायर फॉर 286,000 पेसोस। ये पेसोस मैक्सिकन करेंसी है। तो बेसिकली ये एक अमेरिकन नेशनल है जो मैक्सिको से क्या कर रहा है, गुड्स को मंगवा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली यानी कि इस करेंसी को, ये हमारी फॉरेन करेंसी है, इसको हमें लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे समझते हैं। हमें बेसिकली डॉलर्स में चाहिए ना वैल्यू। तो ये ऐसे होता है कि अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के बता दूँ कि 11.16 पेसोस, दैट इज इक्वल टू $1, ठीक है। ये देखो, ये मैंने एक नोटेशन लिखी है, इस नोटेशन को याद रखो कि 11.16 पेसोस इज इक्वल टू $1। अब तो मैं 286,000 पेसोस को डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो ये यूनिटरी मेथड है, ठीक है। अगर हमारे पास 11.16 पेसोस $1 के बराबर हैं, तो 286,000 पेसोस कितने डॉलर के बराबर होंगे। तो ऑब्वियसली हमें 11.16 से डिवाइड करना होगा, ठीक हो गया। देन हमें इसी वैल्यू को, एक्सचेंज रेट्स है ना, तो इसी वैल्यू को हमें इससे डिवाइड करना होगा 11.87 से, और इसी वैल्यू को देन इससे। और देन हमें शो द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ट्रांजैक्शंस इन ईच सिचुएशंस। अच्छा, दो सिचुएशंस हैं। हमने चीज़ खरीदी है 25 तारीख को, और पहले केस के अंदर हमें पेमेंट सारी की सारी पे करनी है 16 नवंबर को, और दूसरे केस के अंदर हमें पेमेंट सारी की सारी जो है ना वो मतलब ड्यू रखनी है एट द ईयर एंड, यानी कुछ भी पे नहीं करना है। सही है, तो हम जाते हैं। मैंने माजरत के साथ ये एक क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा नहीं है, ये मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, मैं इसको जूम करता हूँ। हमारे पास 286,000, 2,86,000 पेसोस की चीज़ें थी। उसको हमने 11.16 से कन्वर्ट करके, डिवाइड करके 25 अक्टूबर को इसकी वैल्यू निकाली है डॉलर्स में। इसी तरह हमने इसी वैल्यू को डिवाइड किया 16 नवंबर के एक्सचेंज रेट से। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गेन और लॉस, पार्ट ए के अंदर जब हम क्या करेंगे, जब हम पेमेंट की सारी कर देंगे 16 नवंबर को, ठीक है। ये इसलिए हमने डिवाइड किया हुआ है 16 नवंबर का। देन हम 31 दिसंबर का इसलिए ये डिवाइड किया हुआ है क्योंकि पार्ट बी में उन्होंने हमें कहा था कि सारी की सारी पेमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एट द ईयर एंड ये बैलेंस आ जाएगा। और देन हम इनको बारी बारी कंपेयर करेंगे एज पर द क्वेश्चंस आस्क्ड। तो सबसे पहले हमने चीज़ें खरीदी हैं 25 अक्टूबर को ना। तो 25 अक्टूबर का जो एक्सचेंज रेट है दैट इज $25,627, ठीक है। तो हम बेसिकली करेंगे ये कि एंट्री बनाएंगे। तुमने चीज़ें खरीदी है ना, तो इन्वेंट्री या परचेज तुम्हारा डेबिट हो जाएगा, और अकाउंट पेएबल तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक जर्नल एंट्री है, ये एक पार्ट ए की एंट्री नहीं है। पार्ट ए की एंट्री यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो, मैं समझाता हूँ कि ये चीज़, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको देखते कैसे हैं। तुमने चीजें खरीदी थी 25 अक्टूबर को, ठीक है। पार्ट ए में कह रहा है कि तुम पेमेंट कर रहे हो किसको, 16 नवंबर को। तो देखो, 25 अक्टूबर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से तुम्हें ये चीजें पड़ी हैं $25,627 की। और 16 नवंबर को जब तुम पेमेंट करोगे, तो तुम इतनी पेमेंट नहीं करोगे 25,627। तुम
16 नवंबर के एक्सचेंज रेट के हिसाब से पेमेंट करोगे, दैट इज 26,311। इसका मतलब है इस एक्सचेंज की वजह से तुम्हें इनके डिफरेंस के बराबर ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। देखो ना, पहले 25,000 देने पड़ रहे थे, अब 26,000 देने पड़ रहे हैं, तो तुम्हें लॉस हुआ ना, लॉजिकली तुम्हें लॉस हुआ। ठीक है, तो यही हम चीज यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। पैसे तुम कितने दोगे, तुम्हारा कैश कितना क्रेडिट होगा, इतना 16 के एक्सचेंज रेट के बराबर, ये एक्सचेंज अमाउंट के बराबर 26,311, इतना तुम्हें हुआ है लॉस। ठीक है, अब ये लॉस इस सॉरी ये तुमने पे किया है ना, और इनके डिफरेंस के बराबर तुम्हें लॉस हुआ है, ये देखो। अब सवाल है अकाउंट पेएबल सेटल कौन सा हुआ है तुम्हारा, अकाउंट पेएबल यही जर्नल वाला तुम्हारा सेटल हुआ है। ठीक है, हर केस के अंदर भले तुम्हें गेन हो या भले तुम्हें लॉस हो, अकाउंट पेएबल यही वाला डेबिट होगा जो इनिशियली हम इसको रिकॉर्ड कर चुके होंगे। पार्ट बी के अंदर उन्होंने कहा था कि पार्ट बी के अंदर उन्होंने हमें बोला हुआ था कि एट द ईयर एंड हमारी जो परचेजेस हैं वो ड्यू हैं, तो ये हमने जिस भाई का लिया है उसने ये परचेज वाली एंट्री दोबारा बना दी है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। हमें जस्ट ये बताना है एट द ईयर एंड कि अगर हमने पेमेंट नहीं की है, देखो पहले तो हमने 16 तारीख को कर दी थी ना पेमेंट, अब जब हमने पेमेंट नहीं की है तो एट द ईयर एंड एक्सचेंज की वजह से, एक्सचेंज रेट डिफरेंस की वजह से हमें कितना गेन या लॉस हो रहा है। तो देखो इसमें भी इफ्स वाली एनोलॉजी चलती है। देखो, अगर तो हम 25 तारीख को ही पे कर देते तो नो गेन नो लॉस, ठीक है। 16 को हमने पे किया तो हमें लॉस हुआ, कितना, इनके डिफरेंस के बराबर। अब देखो, अगर मैं 31 को चूज करता हूं कि आई चूज टू पे ऑन 31 दिसंबर, तो मुझे 25,953 इतने पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, इनके डिफरेंस के बराबर, यानी 25,627 और 25,953, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दैट इज अवर लॉस। ठीक है, और ये लॉस क्या करेगा, लॉस मेरे अकाउंट पेएबल को बढ़ा देगा। ठीक है, लॉस यही करता है ना कि अकाउंट पेएबल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अकाउंट पेएबल तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। हमने यहाँ पर पार्ट बी में पेमेंट नहीं की है, जस्ट एक्सचेंज की वजह से हमने ये बताया है कि जो हमें लॉस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, एक्सचेंज लॉस। जो हमें लॉस को हम, यानी कि इसका क्रेडिट एलिमेंट क्या होगा, अकाउंट पेएबल। ठीक है, यानी ये अकाउंट पेएबल को हमारे इसने बढ़ा दिया था, इस वजह से हमने इसको जो है ना वो डेबिट आउट किया है। ठीक है, लॉस हमेशा भी वैसे भी डेबिट ही होता है, सही है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी ऑफ कोर्स। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पर। यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहे हैं हमसे। इसको देखते हैं फिर। अच्छा, तो ये कह रहा है ऑन 21 नवंबर पैटर परचेज सम गुड्स फॉर इतने क्राउन। ये क्राउन भी एक करेंसी है, इतने की तुमने गुड्स ली हैं, कितनी, पैटर ने ली है, सॉरी 2,20,000 की। ऑन 17 दिसंबर पैटर मेड अ पेमेंट ऑफ क्राउन, इतने आधे, यानी 1,10,000। इतनी 2,20,000 की चीज़ें खरीदी हैं 28 नवंबर को, आधी पेमेंट जो है वो 17 तारीख को कर दी है। At 31st December year end, all the goods remain in the inventory and the crown 1,10,000 is still outstanding. Exchange rates are given below. ठीक है, कोई चीज़ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसान है। इसको देखते हैं, इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। देखो, सबसे पहले 28 नवंबर को तुमने कितने की फॉरेन करेंसी में कितने की चीज़ें ली हैं, 2,20,000 की। ठीक है, उस डेट को एक्सचेंज रेट कितना था, एक्सचेंज रेट कितना था, 5.5। ठीक है, तो तुम बेसिकली करोगे ये कि तुम 2,20,000 को 5.5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास यूएसडी के अंदर अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर तुम देखो यहाँ पर तो ये $1, $1 इज इक्वल टू 5.5 क्राउन। तो इन क्राउन्स को जब तुम डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे, सो यूल डिवाइड 2,20,000 बाय 5.5। तो तुम्हारे पास डॉलर्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी किसकी, वर्थ ऑफ परचेजेस की, जितनी तुमने चीज़ें खरीदी हैं उनकी। तो यहाँ देखो, यहाँ $40,000 तुम्हारे आ रहे हैं, अमाउंट इन यूएसडी लिखा हुआ है, और इसको मैंने यहाँ पर हाफ इसकी अमाउंट भी लिख दी है। हाफ क्यों लिख दी है, कंपैरिजन के लिए। ठीक है,
कौन सा कंपैरिजन? जो हम इंस्टॉलमेंट्स में आगे पे करेंगे ना, तो उसका जो यहाँ पर हमारी बेस डेट है, बेस पीरियड है, इसके साथ जब हम उसका कंपैरिजन करेंगे देन। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमने यहाँ इसका हाफ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हाफ पेमेंट देखो हम 17 दिसंबर को कर रहे हैं ना, तो हमारा जो बेस पीरियड है, हमारी जो बेस डेट है, दैट इज दिस। पीछे भी हम यही कर रहे थे ना, पिछले क्वेश्चन में भी, कि हम बेस वाला जो, जिस डेट को हम चीज़ खरीदते हैं ना, उसके जो एक्सचेंज अमाउंट होती है ये वाली, उसके साथ कंपेयर कराते हैं। अब देखो यहाँ हमने फर्स्ट पेमेंट की है कब? 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, ठीक है। कितने करेंसी में की है हमने? फॉरेन करेंसी हमारी जो थी 1,10,000 क्राउन की है हमने पेमेंट, ठीक है। और उस डेट को यानी 17 दिसंबर को एक्सचेंज रेट कितना चल रहा था? 5.3। तो मैंने 1,10,000 को 5.3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास ये वाली अमाउंट आई जो मैंने उस दिन पे की। अब सुनो, अगर ये 17 दिसंबर वाली अमाउंट, ये वाली जो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली अमाउंट, ये अगर मैं 28 नवंबर को ही पे कर देता तो मुझे कितने पे करने पड़ते? मुझे 20,000 पे करने पड़ते, ठीक है। ये देखो, ये टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट। इसको मैंने उस डेट के एक्सचेंज रेट से डिवाइड किया हुआ था, 40 आया, 40 का हाफ कर दिया, 20 हो गया, ठीक है। तो ये वाली अमाउंट अगर मैं 18 नवंबर को हाफ पेमेंट करता है इसकी फॉरेन करेंसी के अंदर, तो मुझे 20,754.72 के बजाय पूरे 20,000 डॉलर देने पड़ते। तो मुझे एक्सचेंज की वजह से लॉस हुआ ना, तो मैं जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले यही रिकॉग्नाइज करूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये इन्वेंट्री परचेज करने की रिकॉर्डिंग की है ना, इसमें तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो, मेरे पास लॉस हुआ ना, ये मेरी एंट्री है 17 दिसंबर की, जब मैंने हाफ पेमेंट की है। अकाउंट पेएबल मैंने कहा था उतना ही सेटल होगा जितना हम ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये टोटल जो है ना, ये फुल उसका 2,20,000 वर्थ की जो गुड्स थी ना, उसका ये 40,000 था, ठीक है। तो हम बेसिकली सेटल कितना कर रहे हैं? 20,000, 20,000 डॉलर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? 20,000, अगर ये वो अमाउंट है जो हम अगर 28 नवंबर को पे करते हैं तो हमें 20,000 डॉलर पे करने पड़ते, सही है। और एक्सचेंज लॉस जो है ये हमारा 754.72 है, और जो कैश है हमारा, ये वो अमाउंट है जो हमने दी है 17 दिसंबर वाले दिन, ठीक है। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये तो हो गई। देन हम इसमें देखते हैं कि एट द ईयर एंड जो हमने 1,10,000 क्राउन्स की पेमेंट करना बाकी है अभी, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो, जब भी पेमेंट करना बाकी होती है और हमें एक्सचेंज को गेन या लॉस के हवाले से रिकॉर्ड करना होता है, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? अकाउंट पेएबल के ऊपर। तो अगर मैं देखूं 31 दिसंबर के एक्सचेंज रेट को, तो देखो मेरे पास ये आ रहा है 19,652। यानी अगर ये मैं 28 को पे करता, अब मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ 28 नवंबर के हवाले से, क्योंकि ये हमारा बेस है। हमें अपनी अमाउंट्स को उस डेट के साथ कंपेयर करना होता है जब हमने गुड्स परचेज की होती। अगर ये 1,10,000 क्राउन की जो फॉरेन करेंसी में पेमेंट है, ये अगर मैं करता कब? 28 नवंबर को, तो मुझे 20,000 डॉलर देने पड़ते, ऐसा ही है। लेकिन अभी मैं ये कर रहा हूँ कब? 31 दिसंबर को। अगर मैं करूँ, क्योंकि मैंने की नहीं है ना, अगर मैं करूं तो मुझे कितने देने पड़ेंगे? 19,652। तो सर अब एक्सचेंज की वजह से मेरा जो गेन आया ना, देखो अब मुझे कम देने पड़े हैं ना, तो इस 20,000 का और इस 19,642.86 का जो डिफरेंस होगा, दैट वुड बी माई गेन, एक्सचेंज गेन। और जो एक्सचेंज गेन होता है वो हमारे अकाउंट पेएबल को कम कर देता है, तभी यहाँ अकाउंट पेएबल डेबिट हुआ है। याद है ना, पिछले क्वेश्चन में एक्सचेंज लॉस हुआ था और उसने अकाउंट पेएबल को बढ़ा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नेट गेन या लॉस देखना है, तो नेट गेन या लॉस के लिए पूरे उसको देखते हैं हम, जहाँ जहाँ पर गेन है, जहाँ जहाँ पर लॉस है। तो देखो, ये मेरे पास गेन था, एक्सचेंज लॉस था, इसको मैंने यहाँ लिखा। और मेरे पास एक्सचेंज गेन था, उसको मैंने यहाँ लिखा। तो सिंस मेरा लॉस ज़्यादा था तो मुझे ये वाला नेट लॉस आ गया, ठीक है। ये मुझे नेट लॉस आ गया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि ऑन 1 जनवरी 2006 डॉज टुक आउट अ लोन ऑफ 1 मिलियन क्राउन। सही है। अब यहाँ पर भी जो फंक्शनल करेंसी है हमारी, अ, मतलब जो होम करेंसी है, होम करेंसी डॉलर है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है डॉज फंक्शनल करेंसी इज द डॉलर, द लोन इज टू बी रीपेड in 10 equal installments of crown 1 lakh on 31st of December each year. Exchange rates are as follows. होम करेंसी हमारी डॉलर है और एक क्राउन जो है वो 2.42 डॉलर का है। तो मैं इस 1 मिलियन को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। फंक्शनल करेंसी मेरी डॉलर है ना, तो अगर फॉरेन करेंसी मेरी फॉरेन करेंसी 1 मिलियन है और फॉरेन करेंसी की जो यूनिटरी इक्विवेलेंस है वो ये है कि 1 क्राउन इज इक्वल टू $2.42, और मुझे इस 1 मिलियन क्राउन को कन्वर्ट करना है डॉलर्स में, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास $2.42 हो जाएंगे, ठीक है। और लोन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जा रहा है। कौन सी कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इसकी बनेंगी? 1 लाख क्राउन ऑब्वियसली, ठीक है। इस 1 लाख को भी हम इन दोनों एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक्सचेंज गेन या लॉस कैलकुलेट कर ले, ठीक है। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी? अच्छा, जो करंट लाइबिलिटी है ना हमारी, करंट लाइबिलिटी वो तो होगी ये जो हम हमारी इस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव ईयर की इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, सही है। और जो इसका मतलब टोटल प्रिंसिपल अमाउंट में से जो ये निकल जाएगा तो जो बच जाएगा मेरे पास, वो मेरे पास क्या होगा? वो मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, जिनको मैं अगले पीरियड्स के अंदर सेटल करूंगा, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये मैंने उल्टे किए हुए हैं सॉल्व। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम इसकी तरफ। तो सबसे पहले लोन रिसीव्ड है ना मेरे पास। लोन रिसीव्ड मैंने कितना लोन लिया था? 1 मिलियन क्राउन, ठीक है। और जो बिगिनिंग अमाउंट है मेरे पास, यानी जब मैं इसको स्टार्ट ऑफ द ईयर के एक्सचेंज रेट से 2.42 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास ये बन रही है, ठीक है। और एंडिंग अमाउंट जब इसको मैं एंड ऑफ द ईयर के एक्सचेंज रेट 2.42 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास ये बन रही है, ठीक है। अब फर्स्ट पेमेंट को भी मैंने ऐसे ही किया है कि एक दफ़ा स्टार्ट ऑफ द ईयर की एक्सचेंज अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा एंड ऑफ द ईयर एक्सचेंज अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, सही है। तो अब देखो रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग मैंने मुझे ऐसे पता चल जाएगा ना कि ये मेरी टोटल थी इतना मैंने पे कर दिया, ये रिमेनिंग बन गया। ये टोटल थी इतना पे कर दिया रिमेनिंग, ये टोटल थी इतना पे कर दिया रिमेनिंग, सही है। तो ये बेसिकली जो रिमेनिंग वाला कॉलम है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द अपर टू ये वाली जो डेटा कॉलम्स हैं इनका, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अभी क्या करना है, हमने लोन लिया है ना, लोन लिया है तो कैश आया और लोन पेबल हमारा क्रेडिट हो गया, या नॉन करंट लाइबिलिटी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पेमेंट जो हमने की है वो कब की है इसकी? फर्स्ट पेमेंट हमने ईयर एंड पे की है 1 लाख क्राउन, सही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये मेंशन्ड है। तो देखो, अगर ये फर्स्ट पेमेंट मैं चूज करता कि मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही कर दूं, उन्होंने एंड ऑफ द ईयर की है, अगर मैं ये चूज करता कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही कर दूं तो मुझे कितने देने पड़ते? 242। और एंड ऑफ द ईयर कर रहा हूं तो मुझे 246 देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है 4000 का मुझे एक्सचेंज की वजह से लॉस हुआ, विद रेफरेंस टू बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंडिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो सवाल है, मेरी जो लोन पेमेंट है, लाइबिलिटी तो मेरी इतनी सेटल हुई ना 242 बिगिनिंग ऑफ द ईयर के बराबर, ठीक है ना। बिगिनिंग ऑफ द ईयर को हम लेते हैं ना, तो इतना हमारा सेटल हुआ, एक्सचेंज की वजह से इतना लॉस हुआ, और जो कैश हमने दिया है अल्टीमेटली दैट इज दिस अमाउंट 246,000, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, और एट द ईयर एंड भी हम गेन या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो एट द ईयर एंड जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस बच जाता है ना, रिमेनिंग बैलेंस जो बच गया, ठीक है। अब रिमेनिंग बैलेंस का जो बिगिनिंग अमाउंट है ये हम माइनस करके ही हमारे पास आ जाएगा, या आप ऐसे कर लें कि ये जो 9 लाख है इसको एक दफ़ा 2.42 से मल्टीप्लाई कर लें, एक दफ़ा 2.46 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी बिगिनिंग और एंडिंग जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनसे, तो हमारे पास इनकी अमाउंट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो अगर मैं रिमेनिंग अमाउंट आज ही पे कर देता हूँ तो मुझे इतना पे करना पड़ेगा, और अगर मैं ये रिमेनिंग अमाउंट को नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट करना चाहता हूँ, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट है
ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये मैं अगले पीरियड्स के अंदर पे करूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली करूँगा तो मैं अगले पीरियड्स में ही पे, लेकिन इस स्टार्टिंग और एंडिंग जो हमारे एक्सचेंज रेट के डिफरेंस हैं इनकी वजह से इस रिमेनिंग अमाउंट में कितना इजाफा या कमी आया इसको हमें ईयर एंड पे रिपोर्ट करना होगा। तो पहले 2.178 मिलियन थी, अब 2.214 मिलियन हो गई। तो इसका मतलब है ये जो मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी है ये भी बढ़ गई है। तो इसके बढ़ने की वजह से मुझे एक्सचेंज लॉस होगा, और सिंस ये अमाउंट मैंने अभी पे नहीं की है तो ये वाला एक्सचेंज लॉस मेरे पेएबल को अफेक्ट करेगा। तो इससे बेसिकली मेरा जो पेएबल है एक्सचेंज लॉस की वजह से वो बढ़ जाएगा। ये देखो बढ़ गया ना। अब यहाँ पर जो एंडिंग बैलेंस है वो हमें निकालना था। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है एंडिंग बैलेंस निकालना। इसके अंदर हम ये करते हैं एंडिंग बैलेंस निकालने के लिए कि ये जो हमारी अमाउंट्स होती है ना बिगिनिंग वाली, ठीक है, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ 2420 000, ठीक है, ये लोन अमाउंट का बिगिनिंग ऑफ द ईयर का रेट, मतलब कन्वर्जन अमाउंट है, ठीक है। और 2,42,000 जो मैंने पे कर दिए, 2,42,000 जो मैंने पे कर दिए, और इसमें मैं ऐड करूंगा ये वाली अमाउंट 36,000, क्योंकि बेसिकली ये मैं लाइबिलिटी है ना, ये देखो ये टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी थी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये करंट लाइबिलिटी जो मैंने इस साल पे कर दी, और ये वो वाली लाइबिलिटी है जो एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सचेंज रेट के डिफरेंस की वजह से बढ़ गई है। तो ये मेरे पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगा दैट इज 2214,000, यानी इन अदर वर्ड्स ये वाला अमाउंट, जो ये वाला अमाउंट है ना, दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि ऑन 30th October Barney, a company with the dollar as its functional currency, buys goods from Rubble for 60,000. The contract requires Barney to pay for the goods in sterling in three equal installments on 30th November, 31st December and 31st January. वो कह रहे हैं कि एक कंपनी है, उन्होंने गुड्स खरीदी हैं एक फॉरेन कंपनी से, ठीक है। तो बेसिकली जो अमाउंट उन्होंने पे की है फ्रॉम रबल फॉर 60,000 स्टर्लिंग्स, पाउंड स्टर्लिंग्स के अंदर इन्होंने खरीदी है। तो द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स बार्ली टू पे इन स्टर्लिंग्स इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, जो होम करेंसी है दैट इज़ डॉलर, फंक्शनल करेंसी है, और जो फॉरेन करेंसी है हमारी वो पाउंड स्टर्लिंग है। तो ये गुड्स मैं ले रहा हूँ 30th अक्टूबर को, और वो कह रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इसकी पेमेंट की जाएगी 30th नवंबर को, 31st दिसंबर को और 31st जनवरी को। तो तुम्हें करना ये है कि तुम्हें, यानी 20-20 हज़ार पाउंड्स की पेमेंट है ना इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तुम्हें करना ये है कि तुम्हें एक्सचेंज गेन या लॉस का पता करना है कि कितना एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज का लॉस आया। तो इसको भी देख लेते हैं। ये देखो, ये इसका ये मैंने करके रखा हुआ है। 30 अक्टूबर को हमने परचेज किए हैं गुड 60,000 स्टर्लिंग्स की, ठीक है। और जो रेट चल रहा था वो ये था। तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ तो मेरे पास 1,14,000 डॉलर। अब सवाल है मल्टीप्लाई क्यों किए। देखो, $1.90 का एक स्टर्लिंग है, तो इसका मतलब है 60,000 स्टर्लिंग कितने के होंगे। वन स्टर्लिंग इज इक्वल टू $1.9। सो 60,000 स्टर्लिंग्स विल बी इक्वल टू 60,000 टाइम्स 1.9, ठीक है। इसको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करना है ना। तो ये तो सिंपल है, ये तो इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। और 31st ऑफ दिसंबर को, तो 31st ऑफ नवंबर को इसके 20,000 स्टर्लिंग्स की हमने पेमेंट की है। ये फॉरेन करेंसी है। अब सवाल है, हम तो डॉलर्स में डील कर रहे हैं ना, हमने तो डॉलर्स पे करने हैं, वो फिर आगे स्टर्लिंग में कन्वर्ट होंगे क्योंकि हमारी जो करेंसी है फंक्शनल करेंसी दैट इज़ डॉलर। तो मुझे $39,600 पे करने पड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि सिंस हम इक्वल इक्वल पेमेंट्स पे करेंगे ना, 30 नवंबर को, 31 दिसंबर को और 31 जनवरी को, तो मैं यहाँ पर एक
कैलकुलेशन और लिख लेता हूँ कि अगर ये 20,000 जो मैं आगे पे करता जाऊंगा, सिंस उनका बेस पीरियड ये है ना 30th अक्टूबर, तो अगर मैं ये 20,000 को 1.9 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 38,000 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ये 20,000 जो मैं इक्विवेलेंट आगे पे कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट पेमेंट्स, इफ़ आई पे इट ऑन 30th अक्टूबर, तो मुझे $38,000 पे करने पड़ेंगे। अब आप खुद बताओ, 30th अक्टूबर को इतने पे करने पड़ेंगे, 30th नवंबर को हमें इतने पे करने पड़ रहे हैं, तो हमें लॉस हुआ सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ पर भी लॉस हुआ 31 दिसंबर, यहाँ पर भी लॉस हुआ, और 31 जनवरी यहाँ पर भी लॉस हुआ। तो इन टोटल हमें लॉस ही लॉस हो रहा है, हम घाटा ही घाटा हो रहा है हमें। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहली जो एंट्री बनेगी दैट वुड बी इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल, ये समझ में आ गया। देन ऑन 30th ऑफ नवंबर, 30th ऑफ नवंबर अकाउंट पेएबल तो इतना सेटल हुआ ना, अकाउंट पेएबल कितना सेटल हुआ, 38,000। ठीक है, एक्सचेंज लॉस इतना हुआ और कैश इतना दिया। ठीक है, ये रहा 30th नवंबर, और 31st दिसंबर इसका भी देखो। और अजान की वजह से मैंने वो पॉज कर दिया था इसको। देख लें, तीनों जगह हमें लॉस हो रहा है। अकाउंट पेएबल वही बेस ईयर के हिसाब से हम इसको डेबिट करते हैं, और एक्सचेंज की जो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ रही होती है ना, यानी जो पेएबल होती है ना, पेएबल फॉरेन करेंसी में, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं इन 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 होम करेंसी, तो हमने जितने पैसे पे करने होते हैं ये हमारी जेब से जाते हैं। ठीक है, तो कैश हमारा इन ऑल एस्पेक्ट्स यही होगा। ठीक है, अब ये लास्ट की एंट्री भी देख लें, अकाउंट पेएबल, और यहाँ पर एक्सचेंज लॉस हमारा 1,000 है, और जो हमारी जेब से गया दैट इज 39,000। ठीक है, तो यहाँ पर नेट गेन या लॉस जो हो रहा है, तीनों जगह हमें लॉस हो रहा है, तीनों लॉसेस को ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर 1,600 है, यहाँ पर 2,600 है, और यहाँ पर 1,000 है। इन तीनों को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास 52,000 का नेट लॉस बन जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये हमारे पास हो गया ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 में ये है कि वॉरियर हैज़ अ ईयर एंड ऑफ 31st दिसंबर, ऑन 29th नवंबर वॉरियर रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 1.52 मिलियन। ठीक है, the proceeds are used to partly finance the purchase of new office block. The loan remains settled at the year end. अब हमारी जो होम करेंसी है दैट इज डॉलर। ठीक है, और यहाँ पर ऑड टू डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू द यूएस डॉलर का रेट दिया हुआ है कि 1.52 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इज इक्वल टू 1 यूएस डॉलर। तो इस चीज़ को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस लोन अमाउंट को इस एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको देखते हैं अभी। इसका सोल्यूशन है मेरे पास ये, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने यहाँ 6 लिखा हुआ, 5। ठीक है, लोन रिसीव हुआ है इतने का, एक्सचेंज रेट इतना है, देखो डिवाइड किया तो हमारे पास जितनी हमें हमारी लोकल करेंसी में रिसीव हुई है, लोकल करेंसी हमारी डॉलर है। ठीक है, डॉलर में रिसीव हुई है, वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगी। अब एयर एंड पे जो एक्सचेंज रेट था बिटवीन यूएस डॉलर एंड द ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वो छलांग मार के चला गया 1.66 के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारी जो लोकल करेंसी है वो अप्रिशिएट हुई है। जब हमारी लोकल करेंसी अप्रिशिएट हुई है तो हमें लोकल करेंसी में कम पैसे देने पड़ेंगे। देखो यही हो रहा है, हमने क्या किया है, हमने उसी फॉरेन लोन अमाउंट को उस डेट के यानी 31st दिसंबर के एक्सचेंज रेट से मल्टी डिवाइड किया, तो मेरे पास 9,15,000 समथिंग ये डॉलर्स के अंदर अमाउंट आ गई। इसका मतलब है कि लोन अमाउंट जो मैंने अपनी लोकल करेंसी के अंदर रिसीव की थी आफ्टर गोइंग थ्रू द एक्सचेंज रेट प्रोसीजर, वो कितनी थी, वो 1 मिलियन डॉलर थी। ठीक है, और आज 31 दिसंबर को अगर मैं उसको रीपे करना चाहूँ तो दैट वुड बी 9,15,000, यानी इसकी रीपेमेंट के ऊपर जो लोन पेएबल है ना मेरा, देखो ये लोन रिसीव हुआ है ना, तो मेरा पे वापस भी तो करना है ये लोन। तो अगर मैं ये लोन मैंने जो रिसीव किया है 1 मिलियन का, ये अगर मैं उसी दिन वापस कर देता तो मुझे 1 मिलियन वापस देने पड़ते। और अगर ये लोन मैं 31 दिसंबर को वापस करता हूँ तो मुझे 9,15,000
वापस देने पड़ेंगे। यानी इस एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से मुझे गेन हुआ, बस इस गेन को अभी रिकॉर्ड करना है। देखो, सबसे पहले कैश टू लोन पेबल या नॉन करंट लाइबिलिटी भी इसको बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 1 मिलियन हमें जो रिसीव हुआ था हमारी होम करेंसी के अंदर, ये वो अमाउंट है, ठीक है। ये हमने यहाँ लिखी है कैश टू लोन पेबल। कैश, जब हम लोन लेते हैं तो कैश आता है, कैश डेबिट, लोन पेबल क्रेडिट, ठीक हो गया। अब 31 दिसंबर को हमें वापस कितना करना पड़ेगा अगर हम करना चाहें तो? इतना। तो इसका मतलब है कि एक्सचेंज की वजह से हमें गेन हुआ इनके डिफरेंस की बराबर, यानी 1 मिलियन माइनस 9,15,000। तो जो डिफरेंस आएगा मेरे पास, ये देखो 1 लाख, ये चीज़ ये पढ़ो, ओरिजिनल अमाउंट माइनस द करंट अमाउंट। करंट यानी जहां पर हम आज एक्सचेंज रेट के मुताबिक खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे इतना गेन हो रहा है। और हमारा गेन, मैंने क्या कहा था, जब हम पेमेंट नहीं कर रहे, हमारी पेमेंट करने की नीयत नहीं होती है, हम जस्ट एक्सचेंज की वजह से गेन या लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से अफेक्ट उसका ये होता है कि उसकी वजह से हमारा डायरेक्ट पेएबल के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। अगर लॉस होगा तो पेएबल हमारा बढ़ जाएगा, अगर गेन होगा तो कम हो जाएगा। तो यही हमने किया है। देखो, यहाँ पर हमारे पास गेन हो रहा है तो हमने यहाँ पर जो हमारा लोन पेबल है उसको गेन की अमाउंट से ही डेबिट कर दिया है, ठीक है। तो अब जो हमारा आउटस्टैंडिंग लोन है, जो 1 मिलियन का लिया था हमने, वो स्टैंड कहाँ कर रहा होगा एट द ईयर एंड? जो हमारी बुक वैल्यू होगी लोन की, वो ये होगी 9,15,000, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के ऊपर कि वो क्या कह रहे हैं। वही चीज़ है यार, बार बार वही चीज़ें पूछ रहे हैं। देखो, 1 मार्च को इन्होंने एक एसेट बेचा टू अ यूके कंपनी फॉर 3 लाख, ठीक है, 3 लाख का किया, ऑफ विच 1,50,000 वॉज रिसीव्ड ऑन 1 और जो बाकी, अच्छा, बैलेंस इज ड्यू बाय 1 जुलाई। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट हम कैलकुलेट करेंगे, वो गेन या लॉस, मतलब डायरेक्टली जो 3 हेड्स वाली एंट्री होती है वो बनेगी, और यहाँ पर जो है वो 2 हेड्स वाली एंट्री बनेगी, ठीक है। सेम चीज़ है। देख लेते हैं इसको कैसे किया हुआ है। कहाँ गया, ये रहा। होम करेंसी हमारी डॉलर्स थी, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, गड़बड़ ना हो जाए नहीं तो। ये देखो, 0.71 पाउंड का $1 है, ठीक है। 0.71 पाउंड का $1 है, तो ये अमाउंट मेरी डॉलर्स में कितनी पड़ेगी, मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट है, इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये आया, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। दिस इज द टोटल अमाउंट इन अवर लोकल करेंसी। और आधी पेमेंट, सिंस हम आधी आधी में इसको बाद में डिवाइड किया हुआ है, तो बेस ईयर में एक हमने बेस आधी अमाउंट ले ली। देखो, ताकि ये आधी अमाउंट जो हम बाद में पे कर रहे हैं, इसको हम आज की अमाउंट में, जब हम एसेट जिस डेट को हमने डिस्पोज किया है, इससे कंपेयर करके एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस निकाल लें। तो सबसे पहली जो एंट्री बनेगी, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि हमने बेचा है ना, एसेट डिस्पोज ऑफ की है। जब एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो उसकी एसेट की एक सेल्स वैल्यू होती है ना। तो एंट्री ये ठीक है बिल्कुल, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स वैल्यू, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू। इसमें हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे, ये, ठीक है। अब ये रिसीवेबल जो है ना, ये हमें बाद में रिसीव होगा और इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। अच्छा जी, ये रिसीवेबल 50% हमने रिकॉग्नाइज किया है। कब, ये देखो 3 लाख का था ना, 3 लाख फॉरेन करेंसी में बेचा था। आधा हमने ये रिसीव किया है कब, 1 मई को। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसको मुझे अब लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है गिवन एक्सचेंज रेट पे। तो मैं इसको डिवाइड करके कन्वर्ट कर लिया मैंने, ये आ गया मेरे पास आंसर। अब इसको मैं कंपेयर कराऊंगा इसके साथ। ये कैसे अमाउंट आई मेरे पास, ये जो मेरे पास टोटल रिसीवेबल है ना, इसको मैंने हाफ किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ ये शो कर रही है कि अगर मैं ये वाली पेमेंट पहले रिसीव करता तो मुझे इतने अमाउंट मिलते, लेकिन चूंकि मैंने ये 1 मई को रिसीव किया तो मुझे ये कम पैसे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली सामने सामने नज़र आ रहा है कि हमें एक्सचेंज लॉस हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे बनेगी। कैश हमें कितना मिला, 187,500, ठीक है।
कैश हमें इतना मिला, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल कितना सेटल हुआ, इतना, यानी अकाउंट रिसीवेबल इतने से डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। और जो हमें लॉस हुआ वो इनके डिफरेंस के हिसाब से डेबिट हो जाएगा। सो कैश एंड लॉस इज डेबिट हेयर एंड रिसीवेबल इज क्रेडिट हेयर, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब यहाँ पर 30 जून में हमने ये आधी पेमेंट जो रह गई थी $1,50,000 वाली, ये नहीं की थी। तो हम जब पेमेंट नहीं करते हैं तो दो हेड्स वाली एंट्री बनती है। जब पेमेंट कर दी थी देखो, और एक्सचेंज की वजह से गेन लॉस भी हो रहा था, तो ये तीन वाली एंट्री बनी थी ना, कैश, अकाउंट रिसीवेबल सेटल हुआ था, और गेन या लॉस, ठीक है। और जब हमारे पास पेमेंट हम नहीं करते, जस्ट एक्सचेंज की वजह से गेन या लॉस की एंट्री हम बनाते हैं, तो वो हमारे रिसीवेबल और पेएबल को अकॉर्डिंगली सेट करता है। यहाँ पर हमारा रिसीवेबल है, सो रिसीवेबल भी सेटल्ड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ देखो, अगर मैं चाहूँ कि मैं ये 50%, मतलब जिसको बेचा है बायर को, उसको कहूँ कि भाई मुझे आज के आज पैसे भेजो, तो एक्सचेंज के इफेक्ट की वजह से मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 2,17,000। ये अगर मैं अपने बेस ईयर को करता, लेता, तो मुझे 2,11,000 मिलते। तो सीधा सीधा मुझे यहाँ पर 6,000 समथिंग का गेन हो रहा है, ठीक है। ये देखो, जब भी हमारा गेन होता है तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, जब भी गेन होता है तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाता है। जब गेन होता है तो अकाउंट पेएबल कम होता है, रिसीवेबल बढ़ता है। जब लॉस होता है तो अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाता है, पेएबल बढ़ जाता है। ये चीज़ याद रखना। आगे देखते हैं, अब आगे कुछ काम की चीज़ है या वही चीज़ें। ये भी वही चीज़ है यार, इसको खुद देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये मेरे दोस्त ने कहा था कि, अच्छा, ये वेस्ट एंड हुज फंक्शनल करेंसी इज डॉलर बॉट गुड्स फॉर इतने स्विस फ्रैंक, 3 लाख स्विस फ्रैंक, ठीक है, ऑन 1 मई 2003 एंड पेड द इनवॉइसेज इन CHF, ये पता नहीं कौन सी करेंसी है, ऑन 1 जुलाई 2003, द गुड्स आर स्टिल इन द इन्वेंट्री, ठीक है। तो CHF टू डॉलर का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, यानी 0.1 CHF इज इक्वल टू $1। हमारी फंक्शनल करेंसी है डॉलर। तो अगर 0.91 CHF $1 का है, तो 3 लाख जो स्विस फ्रैंक्स हैं, ये कितने डॉलर के होंगे। ऑफ कोर्स इससे डिवाइड करेंगे हम। तो इसको भी मैंने सॉल्व करा हुआ है, इसको देखते हैं। देखिए, हमने परचेज ऑफ इन्वेंट्री की है, इसको हमने डिवाइड किया, और हमारे पास ये अमाउंट आ गई, ठीक है। और देन मैं अगर क्वेश्चन को खोलूं, ये 3 लाख स्विस फ्रैंक्स को इस पे भी, इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे। अच्छा, इनवॉइस पे कर दिए 1 जून को, 1 जून को पेमेंट हो चुकी है। तो ये लास्ट वाले का कोई काम नहीं है, ये लास्ट वाला समझो फजूल है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। जब पेमेंट ही कर दी है तो जब फॉरेन का जो बंदा है उससे राब्ता ही आपका ख़त्म हो गया, लेन देन ख़त्म हो गया, तो लास्ट वाली फिर ये तो फजूल हो गया ना रेट, ये तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो एक बार 0.91 से डिवाइड करो, एक दफ़ा 0.93 से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि इस तारीख को हमने परचेज की है, हमारे पास गुड आई हैं, और इस तारीख को हमने पेमेंट की है। अगर ये पेमेंट हम इसी तारीख को कर देते तो क्या गेन होता, क्या लॉस होता हमको, ठीक है। ये चीज़ हमने देखनी है ना। तो सबसे पहले परचेज ऑफ इक्विपमेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। ये आ गया, ये तो सिंपल है। अब देखो, ये पेमेंट अगर मैं इसी तारीख को कर देता तो मुझे इतने पैसे मिलते, और इतने पैसे देने पड़ते। अब मैं अगर ये इस तारीख को पे कर रहा हूँ तो मुझे 3,22,000 देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है मुझे गेन हुआ ना। तो अकाउंट पेएबल मेरा सेटल हुआ ये वाला, मुझे पैसे देने पड़े ये वाले। अब सवाल है, मुझे कम पैसे क्यों देने पड़े, गेन की वजह से। तो बेसिकली इस गेन की वजह से मुझे 3,22,000 देने पड़े हैं। तो अकाउंट पेएबल पूरा का पूरा सेटल हो गया हमारा, एक्सचेंज गेन हमें इतना आया, और जो हमारे पास कैश है दैट इज 3,22,580, जो हमारी जेब से गया, ठीक है। अच्छा, और 30 जून को उन्होंने इन्वेंट्री का बैलेंस पूछा हुआ था, तो इन्वेंट्री का बैलेंस बेसिकली यही होगा, 3,29,000, ठीक है। इन इतने की इन्वेंट्री खरीदी है ना, तो यही हमारा इन्वेंट्री का बैलेंस है। तो ये चीज़ है।